नमस्कार साथियों, आज हम लोग फिजिक्स में ऐसे विषय के बारे में पढ़ेंगे जिसको देख नहीं सकते हैं बल्कि फील कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी फिजिक्स में हम लोग कुछ चीज पर अधिकतर चीज को तो फील ही करते हैं। ठीक है, तो उस विषय को आप जानते हैं, उस विषय को आप जानते हैं, भली बात है, आप उस शब्द से आप परिचित हैं, लेकिन जब आप उस चीज को छूते हैं तो आपको झटका फीलिंग होता है। उस शब्द को आप छूते हैं तो उससे आपको झटका फीलिंग होता है। वो शब्द है बिजली। बिजली आई, बिजली गई। यही बिजली को हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं विद्युत धारा। समझे? आइए आज हम लोग एकदम सारगर्भिक तरीके से एकदम माइंड को गोल करते हुए आज हम लोग बिजली आई और बिजली गई इसके बारे में हम लोग एकदम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विद्युत धारा को समझने से पहले आपको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। वो चीज क्या क्या है? चालक, अचालक, अर्धचालक, ये ससुरे ये सब क्या होते हैं, पहले इसी का काम तमाम करते हैं तब तो हम विद्युत धारा पर आते हैं। कोई दिक्कत? चलिए। ए चाचा, चालक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, चालक जो गाड़िया चलावे उसे चालक कहते हैं और जो गाड़िया नहीं चलावे उस ससुरे को अचालक कहते हैं। और जो लुसुर 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 गाड़िया चलावे उसे अर्धचालक कहते हैं। अब इसी को हम समझाते हैं आप फिजिक्स की भाषा में। चलिए, तो चालक किसे कहते हैं? जिससे ऐसे पदार्थ किसे कहते हैं? दुनिया में जो चीज जगह छेके और जिसका वजन हो उस ससुरे को पदार्थ कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा पास कर जाए उसे चालक कहते हैं। यानी कि आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए उस ससुरे को बोलते हैं चालक। और जिसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित ना हो उस ससुरे को बोलते हैं अचालक या कुचालक, या नहीं तो विद्युत रोधी, या नहीं तो परावैद्युत। परावैद्युत को इंग्लिश में बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक, विद्युत रोधी को बोलते हैं इंसुलेटर, कुचालक और अचालक को नॉन कंडक्टर भी बोलते हैं। समझ में आया? एक ही है दोनों। यानी कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित न हो उसे कुचालक कहते हैं। और अर्धचालक किसे कहता है? अर्धचालक को इंग्लिश में सेमी कंडक्टर कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता, यानी कि विद्युत चालकता को हम लिख सकते हैं कि विद्युत प्रवाहित होने के गुण चालकों से कम होती है। मतलब वो चालक से, जिस तरह चालक में हचाक से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है ना, उस तरह अर्धचालक में नहीं होता। मतलब चालक से कम और कुचालक से ज्यादा। कुचालक में तो प्रभावित होता है, लकड़ी में विद्युत धारा प्रभावित होगा लेकिन बहुत कठिन से होगा, उस तरह नहीं होगा जिस तरह चालक में होता। चालक में तुरंत हो जाता है प्रभावित, उस तरह कुचालक में नहीं होगा। हम यहाँ ऐसा लिखें कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा का एकदम विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, ऐसा नहीं लिखे। हम लिखे हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह सरलता से नहीं होता है। मतलब सरलता पूर्वक से नहीं होता, बहुत कठिन पूर्वक से होता, उसे कुचालक कहते हैं। लकड़ी में विद्युत धारा प्रभावित होगा लेकिन कठिन परिस्थिति से होगा। और वो भी लकड़ी दो प्रकार के होते हैं। लकड़ी दो प्रकार के, एगो सूखा और एगो भींगा। अब ये भींगा और सूखा मतलब, भींगा मतलब हरा लकड़ी, मतलब जो अभी जिंदा है, जो गाछ अभी जिंदा है। सूखा और भींगा से मतलब क्या है? ऐसे लकड़ी जो सूख गया, जो मर गया, सूख गया, उसको सूखल लकड़ी कहेंगे। सूखा लकड़ी जो है वो अचालक पदार्थ है, जबकि भींगा लकड़ी यानी कि हरा लकड़ी जो है वो चालक पदार्थ है। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। समझे ना? समझे? याद रखिएगा, लकड़ी में भी सूखा लकड़ी अचालक है, जबकि हरा लकड़ी यानी कि जो जिंदा है वो क्या हो जाएंगे? चालक हो जाएंगे। उसी को हरा लकड़ी भी कहते हैं। और अर्धचालक में क्या होगा कि चालक की तरह धारा प्रवाहित नहीं होगा, उससे कम होगा, और कुचालक से अधिक धारा प्रवाहित होगा, उसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं। जितने भी उपधातु होते हैं, हमने आपको बताया था केमिस्ट्री में कि टोटल उपधातु की संख्या 7 है। टोटल कितना है? 7 है। 7 ये जो है अर्धचालक है। और अर्धचालक का जो उपयोग है वो क्या किया जाता है? ट्रांजिस्टर वगैरह छोटे छोटे डिवाइस को बनाने में किया जाता है। जैसे आपका मोबाइल में सिलिकॉन लगे होते हैं, चिप है, चिप में भी सिलिकॉन लगे होते हैं। ठीक है, मतलब अर्धचालक का जो उपयोग है वो छोटे छोटे डिवाइस, ट्रांजिस्टर वगैरह बनाने में किया जाता है। कोई दिक्कत? तो अर्धचालक लिखें कि ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता यानी यह विद्युत प्रवाहित होने का गुण चालक से कम लेकिन अचालक से अधिक हो उसे
अर्धचालक कहते हैं, जैसे सिलिकॉन हुआ, कार्बन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ये सब अर्धचालक होते हैं। कोई दिक्कत चाचा? एकदम ठेठ भाषा में, अभी सिंपल भाषा में समझिए कि चालक किसे कहते हैं, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है। जैसे तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है उसे चालक कहते हैं। और चालक जिससे प्रवाहित नहीं होता, जैसे लकड़ी, रबर, एबोनाइट, प्लास्टिक, ये सब क्या हुआ? और चालक हुआ। हम देखिए ये पॉइंट को छोड़ रहे हैं, इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन अस्थायी होते हैं, ये सब पॉइंट को छोड़ रहे हैं, इसको हम समझाते हैं, अभी समझाएंगे इसको, ठीक है। चालक में हो जाएंगे जितने भी धातु हैं। अशुद्ध जल, देखिए बारिश का जो जल होता है ना वो शुद्ध होता है, लेकिन धीरे धीरे नीचे आते आते वो अशुद्ध हो जाता है। तो अशुद्ध जल जो है वो ससुरे चालक होते हैं, जबकि शुद्ध जल और चालक होते हैं। याद रखिएगा, उसको लिख लीजिएगा। अशुद्ध जल चालक होते हैं और शुद्ध जल कुचालक होते हैं, ठीक है। पृथ्वी, वायु और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मतलब पेंसिल में जो पेंसिल नहीं है, पेंसिल से जो लिखते हैं उसमें जो वो नोक है जिसे लिखते हैं उसको ग्रेफाइट कहते हैं, ठीक है। और ग्रेफाइट से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है, इसलिए वो ग्रेफाइट चालक है, ठीक है। अब हम लोग कुछ बेसिक चीज को समझते हैं इसी में। दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो 3 छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। दुनिया में कोई भी पदार्थ रहे, ये कलम भी है ना, ये कलम एक पदार्थ है जो जगह छेकता है, जिसका वजन हो उसे पदार्थ कहते हैं। तो ये पदार्थ जो है ना 3 छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा जो है वो ससुरे न्यूट्रॉन है। वो क्या है? न्यूट्रॉन, ठीक है। यानी कि कोई भी पदार्थ कितने कणों से मिलकर बने होते हैं? 3 कण। जितने भी पदार्थ होते हैं वो परमाणु से बने होते हैं, परमाणु से बने। और परमाणु में कितने कण होते हैं? 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है परमाणु के अंदर में रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। परमाणु कैसे होते हैं? लगभग गोल होते हैं। परमाणु का आकार कैसे होता है? गोल होते हैं, ठीक है। कोई भी पदार्थ किससे बने होते हैं? परमाणु। और परमाणु कितने कणों से मिलकर बने होते हैं? 3 कणों से मिलकर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि हम कह सकते हैं कि पदार्थ कितने कणों से मिलकर बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो परमाणु के अंदर रहते हैं, यानी कि परमाणु के नाभिक में रहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन ससुरा चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया था, आज हम इसको रिवाइज करवा रहे हैं आपको, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो आप पूछेगा कि चक्कर लगाता कैसे है, तो सुनिएगा। इस परमाणु में जो है जितना प्रोटॉन होते हैं उतना इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की चर्चा ही नहीं कीजिए इसमें, समझे ना? समझे? पूछेगा काहे, तो न्यूट्रॉन पर 0 आवेश होते हैं, मतलब 0 आवेश। ये आवेश क्या होता है हम अभी बताएंगे आपको, धैर्य रखिए चाचा। तो जितना प्रोटॉन होते हैं उतना इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए नाभिक में जितना वजन होता है उतना बाहर में वजन होता है। इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे रखता है। देखिए अगर कोई भी चीज में वजन है ना तो उसको खींचने की क्षमता होती है, वो खींचता है किसी भी वस्तु को, तो ये खींचे रखता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहता है। अब मान लीजिए और दूर में चक्कर लगाया तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन का पकड़ क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। तो कमजोर हो जाएगा तो इसलिए इलेक्ट्रॉन आवारा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन जने मन तने बिया करके चल जाता है, समझे? तो हम अभी समझाएंगे ना, ये समझे आप? तो वही लिखे हैं कि चालक में जो है इलेक्ट्रॉन इधर उधर करते रहता है, चालक में जो है इलेक्ट्रॉन नाचते रहता है, भांगड़ा डांस करता है, भारतनाट्यम करता है, एकदम डांस करते रहता है। और अचालक में जो है इलेक्ट्रॉन अस्थाई रहता है, एक जगह से टुकुर टुकुर एकदम देखते रहता है, एकदम गड़ा रहता है एक ही जगह पर। किसमें? अचालक में, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग विद्युत धारा की दुनिया में चलते हैं। चलो ले चले हम बिजलियों के शहर में। कहता है ना कि चलो ले चले हम तारों के शहर में। नहीं, हम तारों के शहर में नहीं जाएंगे, हम आपको बिजली के शहर में ले जाएंगे और वहीं आपको छोड़ देंगे। चलिए चलते हैं। एक बात याद रखिएगा, ससुरा धारा किसे कहते हैं एकदम ठेठ भाषा में समझिए। हम कहने आपको उर्दू और अंग्रेजी फारसी सिखा रहे हैं, ठेठ भाषा में सीखिए।
धारा किसे कहते हैं? तो किसी भी चीज का हचाक से बह जाना उसे धारा कहते हैं। ना समझे? जब कोई भी चीज एकदम अचानक बहने लगती है उसे धारा कहते हैं। पानी का अचानक बहना पानी का धारा कहलाता है। अगर हम इंग्लिश फटाफट बोलने लगते हैं, फटाफट दे दनादन बोलने लगते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंग्रेजी धारा प्रवाह बोल रहा है। कैसा बोल रहा है? अंग्रेजी एकदम पूरा धारा प्रवाह ससुरा इंग्लिश बोल रहा है, ऐसे बोलते हैं। तो किसी भी चीज का अचानक बहना धारा कहलाता है। यानी कि किसी भी चीज का अचानक बहना धारा कहलाता है। अब ससुरा यहां तो धारा तो है नहीं, यहां है क्या है? विद्युत है। अब यह बात उठी कि ससुरा विद्युत किसे कहते हैं? चलिए इसको समझते हैं। तो आप देखिएगा ना, इंग्लिश इसका देखिए, विद्युत को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक। यानी कि आपको सुनने में लग रहा है ना, इलेक्ट्रॉन से सुनते फिरते मिला, मतलब इलेक्ट्रॉन से जो है ये मिलता जुलता हो रहा है, नहीं हो रहा है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक लग रहा है ना कि दोनों सुनने में एक ही जैसा। इतना तक तो एक ही है, सिर्फ ON और IC का अंतर है। ठीक है, अब आप पकड़ लिए होंगे, पूछेगा कैसे? इलेक्ट्रॉन का अचानक बह जाना उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो जब धारा मतलब किसी भी चीज का अचानक बहना धारा कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का अचानक बहना विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत किसे कहते हैं? तो वही हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर उधर करता है तो विद्युत, और जब इलेक्ट्रॉन अचानक बह जाता है तो उस ससुरे को विद्युत धारा कहते हैं। इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में आया? हम परिभाषा लिखाएंगे, पहले हम समझा रहे हैं आपको। और जब इलेक्ट्रॉन खड़ा है, जब इलेक्ट्रॉन खड़ा है, एक जगह स्थिर है, तो उस ससुरे को आवेश कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आवेश। और जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अरे एक बात बताओ यार, पानी जैसे नदी में अचानक पानी बह रही है तो नदी को प्रेशर कौन दे रहा है? यानी कि उसको ठेल कौन रहा है? नदी का ढाल ठेल रहा है। उसमें तो कोई आदमी ऐसा नहीं है कि आदमी जो है वहां नदी के पानी को ठेलना है, चल 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 हम ले जाएंगे तुमको। तो वहां जो है नदी को जो ठेलने का काम कर रहा है वो ढाल कर रहा है, नदी का ढाल कर रहा है। तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन को जो ठेलने का जो काम करता है, इलेक्ट्रॉन को ठेलने का जो काम करता है वो कौन करता है? विभव करता है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं वोल्टेज। क्या बोलते हैं? वोल्टेज। यानी कि विद्युत विभव करता है। इलेक्ट्रॉन जब खड़ा है तो उसे आवेश कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन अचानक से चलने लगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। और इलेक्ट्रॉन को जो ठेलता है उसे हम लोग विभव कहते हैं, विद्युत विभव। और जो इलेक्ट्रॉन को रोक कर रखता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखता है? रोक कर रखता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। इलेक्ट्रॉन को रोकने वाले को प्रतिरोध, इलेक्ट्रॉन को रोकने वाले को प्रतिरोध, इंग्लिश में रेसिस्टेंस। कोई दिक्कत? तो अब जो है हम लोग आवेश को विस्तार से समझते हैं। तब आवेश को समझ लेंगे, इसके बाद धारा को समझेंगे, फिर विभव को समझेंगे, प्रतिरोध को, फिर क्रमबद्ध तरीके से हम लोग समझते चलेंगे। ठीक है, तो आप एकदम ठेठ भाषा में समझिएगा। समझे? आवेश किसे कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन खड़ा है तो उसे आवेश कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन खड़ा रहता है ना, जब इलेक्ट्रॉन खड़ा रहता है तो वो ससुरा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जब इलेक्ट्रॉन चलने लगता है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता ही करता है, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण करता है। और जब इलेक्ट्रॉन जो ठेलता है उसे विद्युत विभव कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन को जो रोकता है उसे प्रतिरोध करते हैं। यानी कि एक आदमी बोल रहा है कि हम तुमको ठेलवे करेंगे, और एक आदमी बोलेगा कि हम तुमको जाने ही नहीं देंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन को ठेलने का काम कौन कर रहा है? विभव। और इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम कौन कर रहा है? प्रतिरोध। कौन कर रहा है? प्रतिरोध। और बीच में बेचारा पिसा रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, बीच में बेचारा पिसा कौन रहा है?
इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग बारीकी ढंग से समझते हैं आवेश किसे कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा क्या, ले लीजिए तो निशा। समझते हैं आवेश को। आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। देखिए अब सबसे पहले इसके इतिहास को समझिए। इंग्लैंड की महारानी थी जिसका नाम था एलिजाबेथ, और एलिजाबेथ की देख रेख करने के लिए एक डॉक्टर आता था जिसका नाम था थेल्स। वही थेल्स जो हम लोग गणित में पढ़ते हैं थेल्स का परिमेय, याद कीजिए हम लोग त्रिभुज में पढ़ते हैं थेल्स का परिमेय, वही थेल्स हुआ था। ठीक है, थेल्स महोदय ने क्या किया, एक एम्बार एक वस्तु है, ठीक है, एम्बार को क्या किया, रेशम के छड़ से रगड़ा, यानी कि रेशम से रगड़ना शुरू किया उसको, एम्बार को। और जब रगड़ रहा था तो देखा ससुरा, जब रगड़ रहा था तो छोटे छोटे कण को आकर्षित कर रहा था। वैसे ही बात होगी, नहीं देखते हैं बूथरूम क्या करते थे आप, जो है बचपन में अगर देखे होंगे ना कि हम लोग कलम के छड़ को ऐसे ऐसे कर लेते हैं, और करने के बाद इसमें क्या हो गया, घर्षण पैदा हो गया। और जब घर्षण पैदा करने के बाद ये क्या करता है, किसी भी वस्तु को छोटे छोटे मतलब धूल वगैरह को ये खींचता है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े को खींच लेता था। वही काम थेल्स के साथ हुआ। एम्बार को जब उन्होंने एम्बार को रगड़ा, रेशम से रगड़ा, यानी एम्बार को जब रगड़ा और रेशम के पास लाया तो दोनों देखा एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, तो उन्होंने इसी को आवेश कह दिया। लेकिन ये ससुरा थेल्स बढ़िया से आवेश को परिभाषित नहीं कर पाया। ये थेल्स जो है आवेश को परिभाषित नहीं कर पाया। अब आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्होंने आवेश को बेहतरीन ढंग से परिभाषित किया, यानी कि इन्होंने कहा कि किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या ही आवेश है। तो इन्होंने बेहतरीन ढंग से आवेश को प्रभावित किया, जो आज हम लोग पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? तो आवेश का खोज तो थेल्स ने किया था, लेकिन उसको परिभाषित कौन किया, तो उसको परिभाषित किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, आप देखते होंगे ना, आप भी जो है आवेश को प्रभावित, ऐसे आप भी अनुभव कीजिए। आप भी, हम आपको बताएं ना कि अभी जो है ये कलम को आप माथा में रगड़िए, देखिए छोटे छोटे चीज को उठा लेता है, कैसे उठाया। तो इसी को आवेश कहते हैं। आवेश क्या होता है कि जब हम एक दूसरी चीज को रगड़ते हैं तो इसमें क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन इसके सतह पर आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इसके सतह पर आ जाते हैं। तो जब सतह पर आ जाते हैं तो ये किसी भी चीज को क्या करता है, खींचता है। आवेश क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो आइए हम लोग समझते हैं आवेश की परिभाषा को। आवेश वह भौतिक राशि है जो यह बताती है कि किसी पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए हम दूसरे को रगड़े और रगड़ने के बाद हो सकता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाए और इसका इलेक्ट्रॉन, या इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए, इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, इससे इलेक्ट्रॉन कुछ इसमें चला जाए तो ऑटोमेटिक हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो आवेश जो है इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता को बताता है, समझे ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन खड़ा है तो उसे आवेश कहते हैं, और इधर उधर करने लगा तो वही तो आवेश है। अगर रगड़े तो इधर उधर होने लगा, कमी या अधिकता हो गया, वो भी आवेश है। अगला परिभाषा हम ये लिखे हैं कि यदि किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ने पर उसमें अन्य पदार्थों को आकर्षित मतलब खींचना होता है, आकर्षित करने के गुण को आवेश कहते हैं। अगर मान लीजिए इस ससुरे के एक दूसरे को रगड़ें और रगड़ने पर दूसरे को खींचने का गुण आ जाए, उसको हम लोग आवेश कहते हैं। ठीक है, और आवेश को मापते हैं कूलम में। आवेश को किस में मापते हैं, कूलम में। कूलम को C से दर्शाया जाता है। ठीक है, और आवेश को Q या छोटकी Q से भी लिखते हैं, छोटकी Q या बड़की Q से दर्शाया जाता है आवेश को। ठीक है, अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन, हमने बताया था कोई भी पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है, और परमाणु कितने मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, 3 मौलिक कणों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं वो माइनस होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था वो जे थॉमसन साहब ने किया था। ठीक है, और प्रोटॉन पर
प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है, यानी कि प्लस होता है। प्रोटॉन पर कितने कौन से आवेश होते हैं? प्लस आवेश। इसकी खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है। और न्यूट्रॉन पर एकदम कुछ नहीं होता है, ये बेचारा आवेशहीन होता है, और इसकी खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था। तो याद रखिएगा कि किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, प्रोटॉन पर कितने आवेश होते हैं और न्यूट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया कि आवेश जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है, यानी कि आवेश जो है कितना, किसी भी पदार्थ में कितना इलेक्ट्रॉन कम है या कितना बेसी है, बेसी मतलब अधिक है, उसको बताता है। तो हम लिख सकते हैं कि आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है, तो हम लिख सकते हैं आवेश को Q से दर्शाते हैं। Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि आवेश का एक फॉर्मूला ये निकल गया कि Q बराबर क्या होता है? Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को आवेश का क्वांटमीकरण कहा जाता है। यहाँ जो है आप आगे पढ़िएगा, क्वार्क क्या, ये सब चीज पढ़िएगा, हटाइए अभी, छोड़िए इस सब चीज को। तो Q बराबर एक फॉर्मूला निकल गया है Ne, ठीक है। यहाँ E क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 1-1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। किसी को कोई दिक्कत? अब आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। आप सभी जानते होंगे, धन आवेश और ऋण आवेश, प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। देखिए, धन आवेश किसको दर्शाता है? प्रोटॉन को दर्शाता है धन आवेश, यानी कि प्रोटॉन पर कौन से आवेश होते हैं? प्लस आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर कौन से आवेश होते हैं? माइनस आवेश होते हैं, ठीक है। यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, अब ध्यान से समझिए, अब हम एक कांच के छड़ को लेते हैं और एक रेशम के छड़ को लेते हैं। कांच के छड़ और रेशम के छड़ को लेते हैं, ठीक है। ये कांच का छड़ है और ये रेशम का छड़ है। दोनों को ससुरा रगड़ेंगे, रगड़ रहे हैं। अब देखा जाता है कि कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर, जब दोनों को रगड़ते हैं तो कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलकर किस में चला जाता है? ये इलेक्ट्रॉन घुस जाता है किसमें? रेशम के छड़ में। तो जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, उस पर जो चार्ज हो जाता है वो प्लस चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? प्लस। और जिस पर इलेक्ट्रॉन आया उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक चार्ज होता है। याद रखिएगा, अगर किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उस पर कैसा आवेश होगा? प्लस। और इलेक्ट्रॉन जिसमें घुस जाए या इलेक्ट्रॉन आ जाए उस वस्तु पर कैसा चार्ज होगा? माइनस चार्ज होगा। तो वही काम इसमें होता है। जब हम इसको रगड़ रहे हैं तो इस पर इलेक्ट्रॉन क्या बन रहा है? इलेक्ट्रॉन इससे इधर जा रहा है, तो जब इधर जा रहा है तो इस पर प्लस आवेश हो गया, इस पर माइनस आवेश, तो प्लस आवेश माइनसवा वाला को खींचेगा, तो इसलिए इसमें आकर्षण करने की क्षमता आ जाती है। तो वही यहां लिखे हैं कि धनावेश जो है, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्लस बनता है, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बना है? प्लस। और जिस पर इलेक्ट्रॉन अंदर आया, जिसमें आ गया, उस पर कैसा आवेश बना? नेगेटिव बना। कैसा बना मेरे प्यारे बच्चों? नेगेटिव बना। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग समझते हैं कि समान आवेश के बीच क्या होता है, आकर्षण क्या होता है, विकर्षण क्या होता है। तो देखिए, समान आवेश अगर मान लीजिए प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे, ये समान आवेश है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? विकर्षण होगा, दोनों एक दूसरे को ठेलेगा। अब हम एक बताते हैं आपको एग्जांपल लेकर। अगर विपरीत आवेश रहेगा, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, बात एक ही है, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा? ये दोनों के बीच में आकर्षण होगा। विकर्षण को ही हम लोग बोलते हैं, प्रतिकर्षण भी बोलते हैं विकर्षण को, ठीक है। मान लीजिए पॉजिटिव, पुरुष को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव और महिला को हम लोग नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है, फीमेल को नेगेटिव। तो महिला और पुरुषों के बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा, एक दूसरे को देख के आकर्षित करेगा, खिंचाव होगा, यानी कि दोनों अट्रैक्शन होगा, खींचने की क्षमता आएगा।
ये बात जो है आपका कुछ हद तक गलत होगी, क्योंकि अब महिला महिला में भी अब संबंध होने लगा, आकर्षण होने लगा। खैर वो जो है बायोलॉजी का चैप्टर है, लेकिन आप समझिएगा मूलतः कि महिला और पुरुषों के बीच आकर्षण होता है, महिला महिला और पुरुष पुरुष के बीच में आकर्षण नहीं होगा। तो वही है कि समान आवेशों के बीच विकर्षण होगा, एक दूसरे को ठेलेगा। ये प्लस इधर देखेगा, ये प्लस, ये दोनों को अगर इधर लाएंगे, सामने में आएंगे, तो ई इधर का गम, ये इधर का गम, समझे ना समझे। तो एक दूसरे के बीच विकर्षण होगा, एक दूसरे के बीच क्या होगा, विकर्षण। और अगर इधर महिला और इधर पुरुष है, दोनों को क्या हाल है, ठीक है ना, समझे। तो दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा, यानी कि समान आवेशों के बीच विकर्षण होगा, एक दूसरे को ठेलेगा, और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होगा। अब इसको समझते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब हम बाल में इसको रगड़े, तो या नहीं तो मान लीजिए दोनों को रगड़े, तो जब दोनों को रगड़े तो क्या हो सकता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चल जाए, इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, इसमें अधिक हो जाए। क्या हम इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिए? बिल्कुल नहीं दिए। या किसी इलेक्ट्रॉन को हम नष्ट किए? बिल्कुल नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो याद रखेगा कि आवेश को, अरे इलेक्ट्रॉन को ही, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही आवेश कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन बोले चाहे आवेश बोले, बात बराबर है। लमसम में बात क्या होता है, बराबर होता है। तो हम, अब आप लोग बड़े हैं, आप लोग अब पतलून पहनने की स्थिति में नहीं है, तो हम अगर इलेक्ट्रॉन को आवेश बोले तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो आवेश को न ही हम उत्पन्न कर सकते हैं, न ही ससुरे को डाउनलोड कर सकते हैं, और न ही ओवरलोड कर सकते हैं, यानी कि नष्ट कर सकते हैं। यह केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है। क्या होता है, स्थानांतरण होता है। इसी सिद्धांत को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में आया? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तो Q बराबर Ne पर जो है, जो हम बताएं कि आवेश बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे, ठीक है। इससे आधारित न्यूमेरिकल्स को हम लोग बनाते हैं। तो एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बना होता है, यानी कि नंबर ऑफ, यहाँ नंबर पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, यानी कि नंबर पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तो Q बराबर, वी नो दैट, हम जानते हैं कि Q बराबर Ne होता है। हमको निकालना क्या है, N। तो N बराबर क्या होता है, Q अपॉन E। आवेश जो है, आवेश कितना है, एक कूलम है, और इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ बोलिएगा कि जनाब यहाँ आप माइनस नहीं दिए। माइनस इसलिए नहीं दिए कि ये जो है Q बराबर Ne, यहाँ प्लस और माइनस नहीं लिखा जाता है, और ये जो N का मान केवल पूर्णांक संख्या होते हैं, 1 2 3 4, ये बटे में नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो N बराबर Q अपॉन E। अब इसको डिवाइड कीजिए, 1/1.6, इसको पहले भूल जाइए, 10 पर पावर -19 को भूल जाइए, 1/1.6, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 0 की 10 को 16 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ 0.0, 16 छक्के 96, 4 0, 16 दूनी 32, 8 16 पंचे 80, ये 80 आपका कट गया, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं 0.625, इसको डिवाइड किए तो 0.65, और गुना 1/10 पर पावर -19 है, चाचा है कि नहीं। अब ये कूलम खत्म हो गया तो क्या बचा, कूलम तो बचा नहीं यहाँ, तो हम कूलम लिखेंगे नहीं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या किया जाता है कि पॉइंट को जो है, ये पॉइंट को जो है बढ़ा दिया जाता है, एक अंक यहां बढ़ा दिया जाता है, तो 6.25। और जब बढ़ाएंगे, जितना बढ़ाएंगे, देखिए कितना अंक बढ़ाएं, एक अंक बढ़ाएं कि नहीं, एक अंक बढ़ाएं। अरे 2 अंक कैसे होगा, ये तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, 0 लिखो चाहे ना लिखो, बात बराबर है। एक अंक हम लोग बढ़ाएं, इसको 10 से भगा दे देंगे, जितना अंक, देखिए यहाँ 0 है तो 10 अंक हो जाएगा, इसके बदले 1, और यहाँ 1 0 है तो 10 हो जाएगा। इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 गुना -19 गुना 10 पर पावर 1 हो जाएगा। डिवाइड किए ना तो बटे में रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6.25 गुना 10 पर पावर -18 हो जाएगा चाचा। तो गुना में पावर क्या होता है,
जुटता है तो यहाँ घटेगा कैसे, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 10 पर पावर माइनस 18 होगा, 6.25 गुना 10 पर पावर ऊपर करेंगे माइनस, ये हो जाएगा यहाँ प्लस, ये हुआ आपका आंसर। कोई दिक्कत या नहीं तो आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको घेर के लिखते हैं 0.625 गुना 10 पर पावर 19, ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, ये भी सही होगा और ये भी आपका सही होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बना होता है। तो Q बराबर Ne, या हमको N निकालना है या नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि नंबर प्रोटॉन का नंबर निकालना है, तो N बराबर Q/E हो जाएगा, आवेश का मान 1 कूलम। और इलेक्ट्रॉन कितना होता है, यानी कि यहाँ दिया प्रोटॉन, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम, कूलम कूलम कट गया, यानी कि ये भी उसी तरह आएगा 6.25 गुना 10 पर पावर 18, ये भी हो जाएगा आपका आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो आज हम लोगों ने आवेश के बारे में समझा। नहीं कहते हैं कि कोई आदमी बड़ा आवेश में है, आवेश में इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है ससुराल, मतलब एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, समझे ना, समझे। तो इसलिए वो आदमी पर प्लस और नेगेटिव चार्ज हो जाता है, समझे। अब देखिए अभी जो हम आपको बता रहे थे ना, तो हम ये बता रहे थे कि Q बराबर Ne, तो प्लस माइनस Ne होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर देखिए इलेक्ट्रॉन का मान रखेंगे तो यहाँ माइनस रखेंगे तो ई माइनस और ई माइनस कट के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो किसी भी चीज का नंबर प्लस माइनस नहीं होता है। ठीक है, प्लस माइनस में नहीं निकालते हैं, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।